जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक महान शासक है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, ये आपको देखकर लग रहा होगा। इसके साथ देखेंगे कि हर्षवर्धन किस प्रकार जो कि अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, फिर किस प्रकार विजयों के माध्यम से या कहीं किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, या कहीं कि किस प्रकार मैत्री संधियों के माध्यम से या कहीं कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत करता है। फिर जो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी की स्रोत या कहीं किस प्रकार हमको हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। तो देखें कि हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो कि आज का जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक स्थान है जिसका नाम था थानेश्वर, या कहीं कि थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन। थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र जिसका नाम था राज्यवर्धन, या कहें कि हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि बंगाल का शासक जिसका नाम था शशांक, बंगाल का शासक शशांक और मालवा का शासक देवगुप्त। बंगाल का शासक और मालवा का शासक ये दोनों मिलकर आज का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम कन्नौज राज्य। इस कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। मालवा का शासक और बंगाल का शासक दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज के शासक गोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन को हरा देते हैं और ग्रहवर्मन की पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कन्नौज की जेल में डाल देते हैं। बंगाल का शासक और मालवा का शासक दोनों मिलकर कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन को हराते हैं और ग्रहवर्मन की पत्नी को कैद में डाल देते हैं। अब ये राजश्री थी ना, राजश्री थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन की बहन थी, या कहें कि हर्षवर्धन की बहन थी। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की पत्नी राजश्री जो कि थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन या कहें कि हर्षवर्धन की बहन थी। अब इस समय थानेश्वर का शासक राज्यवर्धन था। अब ये राज्यवर्धन अपनी बहन को मुक्त कराने के लिए और इस मालवा के शासक और बंगाल के शासक इन दोनों शासकों से अपनी बहन का बदला लेने के लिए या कहें प्रतिशोध लेने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए अपनी सेना लेकर आता है। सेना लेकर वो मालवा के शासक सेना लेकर आता है और मालवा के शासक जिसका नाम था देवगुप्त, इस देवगुप्त को मालवा के शासक देवगुप्त को इस थानेश्वर का शासक राज्यवर्धन हरा देता है या कहेंगे पराजित कर देता है। अब पराजित करने के बाद में वो बंगाल की ओर बढ़ता है और बंगाल के शासक जिसका नाम शशांक से वो युद्ध करता है। लेकिन अब ये बंगाल का शासक है ना, वो राज्यवर्मन, बंगाल के शासक इस राज्यवर्मन से मैत्री का प्रस्ताव रखता है या कहें कि मैत्री का प्रस्ताव रखता है और धोखे से ये बंगाल का शासक शशांक इस राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। बंगाल का शासक शशांक धोखे से या कहें कि मैत्री का जो कि प्रस्ताव भेजकर या कहें कि धोखे से इस राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब ये हर्षवर्धन इस शशांक से अपनी बहन और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये हर्षवर्धन जो कि शासक बनता है 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर का शासक बनता है। इसके शासक बनने का उद्देश्य था कि इस बंगाल के शासक शशांक को ये पराजित करे या कहें कि अपनी बहन और अपने भाई की मृत्यु का ये बदला ले। आरंभ में हर्षवर्धन जो कि शासक नहीं बनना चाहता था। हर्षवर्धन की शासन में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने भाई और अपने बहन का जो कि बदला लेने के लिए हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी में जो इस थानेश्वर का शासक बनता है। 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बनता है। थानेश्वर के शासक बनने के बाद में ये हर्षवर्धन प्रतिज्ञा लेता है या कहें कि शपथ लेता है कि ये जब तो ये इस बंगाल के शासक शशांक को पराजित करेगा या कहें कि पराजित कर अपनी बहन और अपनी भाई की मृत्यु का ये बदला लेगा, ऐसी घोषणा करता है थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जो कि अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जो थानेश्वर की जेल जो कि कन्नौज की जेल में अपनी बहन राजश्री को छुड़ाने के लिए अपनी सेना लेकर आता है। लेकिन अब क्या होता है कि ये अब इसकी बहन है ना, जो कि इसकी बहन इस कन्नौज की जेल से भागकर जो विंध्य पर्वत श्रेणी है या कहीं विंध्य पर्वत है, इस विंध्य पर्वतों के अंदर आ जाती है या कहीं जेल से भागकर यहाँ पर आ जाती है। अब जो ये आ रहा था हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढने के लिए या कहें कि अपनी बहन को ढूंढने के लिए जो इस पर्वतों के अंदर आ गई थी, इस पर्वतों
विंध्य पर्वतों के अंदर अपनी बहन को, एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था दिवाकर मित्र के साथ हर्षवर्धन, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के साथ अपनी बहन को विंध्य पर्वतों के अंदर हर्षवर्धन ढूंढता है। ढूंढने के बाद में अपनी बहन को जो कि यहाँ के शासक बनाता है, या कहें कि अपना शासन प्रारंभ करता है। हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढता है, ढूंढने के बाद में उसको फिर से राज्य सौंपता है, या कहें कि शासन अपनी बहन का प्रारंभ करवाता है। लेकिन बाद में समय में यहाँ के कन्नौज के जो कि लोग थे, सामंत थे, इन्होंने कहा कि आप यहाँ के शासक बन जाओ, है ना, या कहीं किसी भी कारण हो। लेकिन आखिर में जाकर हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बन गया और अपनी जो राजधानी थानेश्वर थी, इस पहले राजधानी हर्षवर्धन की जो थानेश्वर थी, इस थानेश्वर से बदलकर इस हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज कर दी। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके हर्षवर्धन के राज्य के विस्तार के बारे में देखें तो इसके समय एक चीनी यात्री भारत के अंदर आया था जिसका नाम था हुन त्सांग एक चीनी यात्री था। ये हुन त्सांग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत के अंदर आया था, और इसने अपने विवरणों में लिखा है कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के 5 देशों पर विजय प्राप्त की। जो 5 राज्य थे, 5 जो शासन क्षेत्र थे, 5 राज्यों 5 देशों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। जैसे कि हर्षवर्धन ने जो पंजाब था, इस पंजाब पर विजय प्राप्त की, या कहें कि पंजाब को अपने साम्राज्य में लाया। इसके बाद में कि हर्षवर्धन ने जो कन्नौज था, या कहें कि अपनी बहन का जो राज्य था, या कहें कि अपने जो ये कन्नौज था, इस कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद में जो गोंड, या कहें कि जो बंगाल था, इस बंगाल को भी हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में मिलाया। इसी के साथ मिथिला, जो आजकल जो बिहार है यहाँ पर थी मिथिला, इस मिथिला को भी इस हर्षवर्धन ने अपने राज्य में मिलाया। इसी के साथ जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा को भी इस हर्षवर्धन ने अपने राज्य में मिलाया। ऐसी जानकारी हमको चीनी यात्री हुन त्सांग के विवरणों में देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ हर्षवर्धन ने जो मालवा था, इस मालवा पर भी इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, या कहें कि मालवा को भी हर्षवर्धन ने अपने राज्य में लाया। इसी के साथ गुजरात के अंदर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम बल्वी राज्य। गुजरात के अंदर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बल्वी राज्य उसमें ताकतवर राज्य हुआ करता था। इस बल्वी राज्य पर भी इसे हर्षवर्धन ने आक्रमण किया और इसको पराजित किया और लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ के जो बल्वी जो राज्य था गुजरात के अंदर, यहाँ के एक शासक थे जिसका नाम था ध्रुवसेन दत्ते। इस ध्रुवसेन दत्ते के साथ हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह करवाने के बाद में जो कि हर्षवर्धन को एक शक्तिशाली मित्र बन गया, या कहीं शक्तिशाली एक राज्य मिल गया, जो कि दक्षिण के अंदर इस समय जो कि विपक्षी जो कि राजवंश थे, या कहीं शक्तिशाली जो राजवंश था चालुक्य राजवंश था, इस चालुक्य राजवंश से जो कि ये सुरक्षा करता रहा। अब क्या कहने का मतलब यह है कि जो हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य स्थापित किया, वो दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ा। जैसे कि थानेश्वर, कन्नौज, मिथिला, बंगाल, उड़ीसा, मालवा, और ये बल्वी, यहाँ पर उत्तरी भारत में इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किया। जैसे ही इसने अपने उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो बाद में क्या हुआ कि ये इन्होंने जो कि अब उत्तर भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने के बाद में ये धर्म के प्रचार या धर्म की चर्चा की ओर लगे। कहने का मतलब है कि जो ये हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा, जो महायान शाखा है, इस महायान शाखा का संरक्षण प्रदान किया। इसी के साथ जो अन्य धर्म थे, इस अन्य धर्म को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। इसी के साथ आखिर में जाकर हर्षवर्धन के 650 ईस्वी तक हर्षवर्धन शासन करता है। 650 ईस्वी तक शासन करता है। कहने का मतलब है कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी तक एक लंबे समय तक उत्तरी भारत पर शासन करता है। अब जो ये हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन की जानकारी हमको मिलती है, जैसे कि अभिलेखों में हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं से हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो साहित्य है, इन साहित्य से हमको हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। जैसे कि अभिलेखों के अंदर देखें तो ये एक बसखेड़ा अभिलेख है हर्षवर्धन का। ये बसखेड़ा अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश से हमको हर्षवर्धन का बसखेड़ा अभिलेख मिला है। इसी के साथ मधुबन अभिलेख जो कि हर्षवर्धन का है, ये मधुबन अभिलेख भी हमको उत्तर प्रदेश से मिला है। इसके अंदर हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ मुद्राएं, जैसे कि हरियाणा के अंदर स्थान है सोनीपत, इस सोनीपत से भी हमको हर्षवर्धन की मुद्राएं मिली है। इसी के साथ फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इस फर्रुखाबाद से भी हमको हर्षवर्धन की मुद्राएं देखने को मिली है। इसी के साथ आज को जो बिहार राज्य है, इस बिहार की राजधानी पटना है, इस पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम जाना जाता था। इस पाटलिपुत्र से भी हमको हर्षवर्धन की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसे हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ साहित्य के अंदर देखें तो भारतीय और विदेशी यात्रियों के साहित्य से भी हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि भारत के अंदर हर्ष चरित्र जो कि हर्ष के बारे में बताती है, इस हर्ष चरित्र से भी हमको हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ आर्य मंजूश्री मूलकर जो कि इससे भी हमको जो कि ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ एक सुडक की लिखी हुई रचना है, इससे भी हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ विदेशी यात्री जैसे कि हुन वेन सांग के बारे से जो लिखा, उनसे भी हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इतिशक से भी हमको हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। फिर मात पानी की से भी हमको हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है, जो कि विदेशी यात्री थे।
तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया हर्षवर्धन के बारे में, ये जानकारी ऑथेंटिक है, इनको केंद्र सरकार भी मानती है। इसी के साथ देखें, इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक पर नोट्स के रूप में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको नोट्स के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर आप इतने समय तक देख रहे हैं तो आपको ये अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, क्योंकि इससे हमको ये फायदा होता है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।